नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में लगातार विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 2025 और 26 की परीक्षाओं में आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इकाई नंबर 1 से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, वो भी बहुविकल्पीय टाइप के, आज की वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी समझाने वाली, उसको भी मैं बताऊंगा। तो लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो होंगे वो यूनिट नंबर 1 के आज हम चर्चा करेंगे। जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो आपको भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे के बारे में आपको पढ़ना होता है। यानी कि ये आपके पेपर का नाम है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ डेवलपमेंट इन इंडिया, या फिर सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ या डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली आप कह सकते हैं कि समाज, मतलब भारतीय समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में, और जो विकास से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, इशूज़ हैं, उनके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपका सिलेबस होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। तो एक एक यूनिट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले लिखित टाइप के मॉडल पेपर मैं चर्चा कर चुका हूं, और कुछ यूनिट वाइज जो आपके चैप्टर्स हैं उनके बारे में बता चुका हूं। लेकिन अब आपके ये इकाई संख्या 1 आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे सारे इससे बनने वाले, तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकाई संख्या 1, ऐसे ही 8 इकाई में आपका सिलेबस 8 इकाइयों तक बटा हुआ है। तो ऐसे ही ये 8 वीडियोस के माध्यम से आपका कवर हो सकता है पूरा सिलेबस, ठीक है। और वैसे में आपको एक ही वीडियो के माध्यम से 500 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला आएगी, सब समाप्त कर देंगे लाइव क्लास में, जिसमें आप उत्तर भी बता पाएंगे, आपका नाम भी बोला जाएगा। तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वीडियोस आएगी, तो उसके लिए परेशान ना हो आप, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आएंगी। पहला क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। यानी अपराधी जो होते हैं ये पैदाइशी होते, जन्मजात होते हैं, इसको बनाना नहीं पड़ता है। इसको कहा था लोम्ब्रोसो ने। लोम्ब्रोसो नाम के एक जो है विद्वान है, इन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी कि अगर वो अपराध जो है उनके घर में अपराधी प्रवृत्तियां हैं, तो उनके बच्चे भी एक प्रकार से अपराधी प्रवृत्तियों में लीन होते हैं, और इसीलिए वो जन्मजात होते हैं, ठीक है। जबकि आप देखते हैं बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि ये बनाए जाते हैं, समाज के द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपराधी बन जाता है, ठीक है। या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से लोग अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले तो मजबूरी में करते हैं और फिर बाद में उनको मज़ा आने लगता है। जैसा कि आपने डायलॉग भी सुना होगा कि पहले मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। तो सेम पहले वही चीज़, पहले मजबूरी में कोई व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन धीरे धीरे वही मजबूरी उसके मज़े में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। प्रश्न अगला, बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति होता है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला होता है। यानी अपराध क्या है, कानून को तोड़ने वाला। यानी कानून एक होता है, कानून की पुस्तक है, आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, उसमें कुछ धाराएं हैं। जब उन धाराओं का आप उल्लंघन करते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते जो कि कानून के नज़रों में आपको नहीं करना चाहिए, तो उसके खिलाफ कानून आपको दंड का प्रावधान देता है। यानी दंड का प्रावधान कानून के पास होता है और आपको दंड मिलता है, ठीक है। तो वही व्यक्ति, मतलब कि जो व्यक्ति करता है वह अपराधी होता है, वह व्यक्ति जो काम करता है उसी को अपराध कहते हैं। अगर वो 18 साल से नीचे होता है तो उसको बाल अपराधी कहते हैं। अगर वो मतलब कि साइबर चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जैसे हैकिंग वगैरह कर रहा है, या फिर ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों का वो कर रहा है, मोबाइल से संबंधित किसी का ईमेल हैक कर लिया, या ऐसे यूट्यूब चैनल किसी का उड़ा ले गया, ठीक है, किसी का खाता साफ कर दिया, तो ये सब आपके साइबर अपराध हो गए। अब यहीं पर अपराध की जो एक प्रकार से और बड़ा अपराध आप देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कुछ सफ़ेद पोश अपराध होते हैं। सफ़ेद पोश अपराध क्या है, जब कुछ बड़े लोग होते हैं, लोगों को पता है कि भाई अपराधी ये व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति अपराध करता नहीं, वो व्यक्ति अपराध करवाता है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता, लोग जानते हैं कि अपराधी यही है, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसको एक प्रकार से नहीं पकड़ा जाता है, तो वो होते हैं सफ़ेद पोश अपराधी। तो ऐसे ही बाल अपराधी, प्रश्न एक विद्वान ने कहा कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति होता है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला होता है। यह कथन किस विद्वान का है। तो इस कथन को किसने कहा था भैया, न्यूमियर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था, प्रोफेसर न्यूमियर। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है।
प्रश्न है क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिमिनोलॉजी जो पुस्तक है बेटा, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है ई सदरलैंड नाम के विद्वान ने। 1924 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम का जो बच्चा होता है उसके द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य को शामिल किया जाता है, इसी को अपराध कहते हैं या बाल अपराध कहते हैं। तो इस परिभाषा को, बाल अपराधी की ये परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है सेथना नाम के एक विद्वान है, उन्होंने, एम.जे. सेथना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन से क्रिमिनोलॉजी तथा पैनोलॉजी। देखिए क्रिमिनोलॉजी केवल पुस्तक की बात करेगा तो ई सदरलैंड ने लिखा है, लेकिन अगली पुस्तक आपकी है क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी। तो इस पुस्तक को लिखा किसने? इसको लिखा है गिलिन ने। ठीक है, किसने लिखा है? गिलिन नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन। अपराधी उप संस्कृति के प्रतिपादक होते हैं। ठीक है, किसने कहा था यह कथन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अपराधी उप संस्कृति के प्रतिपादक हैं, इस कथन को कहा था किसने? अल्बर्ट कोहन ने कहा था। ठीक है, अल्बर्ट कोहन नाम के विद्वान ने कहा था। तो अपराधी उप संस्कृति के प्रतिपादक अल्बर्ट कोहेन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में आप लिख लें अल्बर्ट कोहेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपराध समाज विरोधी व्यवहार है, कथन किसका है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, रट डालिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है? अपराध समाज के विरोधी, यानी समाज विरोधी कोई भी काम हो सकता है, वही अपराध है। यानी जो काम समाज विरोधी होता है वही अपराध कहा जाता है सामाजिक अपराध में। ऐसा कहा था कॉल मानहाइम ने या मैनहीम। ठीक है, ए ऑप्शन। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में खूब पूछा गया प्रश्न है। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक को लिखा किसने है? डॉक्टर सेथना ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम.जे. सेथना ने सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखिका है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस बाकायदा से परीक्षा में आते हैं और आप उनको करके आइएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको नंबर बनाने के बहुत बढ़िया चांस होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। तो अगर आप रिवीजन करे रहेंगे, इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे तो आप सही ही करेंगे। चले अगला प्रश्न, अपराध वह प्रक्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है, कथन किसका है? बताएं। तो अपराध क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? कानून का उल्लंघन होता है, किसने कहा? तो अपराध एक वह प्रक्रिया है जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा माउरर महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपराध की अवधारणा से संबंधित है? अपराध की अवधारणा से कौन सा तत्व संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अपराधी इरादा जो होता है वह अपराध की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराधी मानसिकता बिल्कुल नहीं, अब सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन भी नहीं, व्यक्ति में अपराध करने की क्षमता इससे भिन्न। देखिए कौन सा तत्व अपराध की अवधारणा से? तो अपराध की अवधारणा अपराधी इरादे से होता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अपराध एक अवैधानिक त्रुटि अथवा कार्य है। अवैधानिक मतलब चूंकि वैधानिक ना हो, जो कानूनी रूप से वैध ना हो, जो जनता के विरुद्ध होता है, जनता से उसको हानि होती है, तथा जिसके लिए अभियुक्तों या अभियुक्त को कानूनी दंड दिया जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था किसने भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस कथन को कहा था भैया हाल्सबरी नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था, हाल्सबरी। ठीक है, लिख लीजिएगा, हाल्सबरी लिखा हुआ है ये। ठीक है, आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो एक आदत के रूप में अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसक व्यवहारों के रूप में प्रदर्शित करता है। यह कथन बाल अपराध की परिभाषा को देते हुए किसने दिया है? तो इसको दिया है प्रोफेसर जेम्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाइट कॉलर क्राइम यानी सफ़ेद पोश अपराध को अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा है? बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा गया और अब की बार आएगा। व्हाइट कलर क्राइम जो पुस्तक है, इसको व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक किसने लिखा है? सदरलैंड की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक को किसने लिखा है भाई? व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक को लिखा है एडविन एच सदरलैंड ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ 1949 में हुआ।
क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। कब हुआ? 1949 में इसका प्रकाशन हुआ। बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा गया। अगला प्रश्न है, डेविएंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? डेविएंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? डेविएंट्स पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो डेविएंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सिमंस हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, समाज के औसत व्यवहार से अत्यधिक विपरीत कार्य कर या विपरीत व्यवहार करना ही विचलन है। विचलन को डेविएंट कहते हैं। विचलन का माने क्या होता है कि समाज का जो मूल्य है, समाज के जो रीति रिवाज हैं, समाज की वैल्यू है, समाज के जो नियम कायदे उसको ना मानना, उससे हट करके काम करना, ठीक है, उसी को विचलन कहते हैं कि भाई मार्ग से विचलित हो गया, जिस दिशा में सभी जा रहे हैं उस दिशा में ना जाना, ये विचलन होता है। तो समाज विरोधी काम करना भी विचलन होता है। तो समाज के औसत व्यवहार से अत्यधिक विपरीत व्यवहार करना ही, यानी कि जो समाज का जो नियम कायदा जिसको सभी लोग आम समानतः फॉलो करते हैं, उससे विपरीत काम करना ही विचलन है। यह परिभाषा किसने दी है? विचलन की परिभाषा को देते हुए यह बात किसने कही? तो ये परिभाषा किसने दी है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह परिभाषा दी है रॉबर्ट बेल ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। जॉनसन ने विचलन को परिभाषित करने के कितने तत्वों पर बल प्रकट किया है? तो प्रोफेसर जॉनसन ने अगर बात की तो विचलन को परिभाषित करने के लिए 3 तत्वों पर बल दिया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वैतवसन अपराध की धारणा किसने दी है? बताएं। स्वैतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी? बिल्कुल राइट आंसर आपका है एडविन सदरलैंड ने 1949 में पहली बार व्हाइट कॉलर शब्द जो है सबसे पहले अपनी पुस्तक में लिखा है। 1949 में जिनकी पुस्तक भी आई थी, तो सदरलैंड की। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अपराध शास्त्री कोहेन के अनुसार, अपराध शास्त्री है कोहेन, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्होंने क्या माना है? इनमें से टूटे परिवार की वजह से, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संगति करने से बाल अपराधी बनते हैं, फिर दोषपूर्ण आवास होने से। तो अपराध शास्त्री कोहेन के अनुसार बाल अपराध का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण रहा है, वो जो कोहेन ने बताया, वो बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संगति से क्या होते हैं, बच्चे वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, लाइव क्लासेस मतलब क्रैश कोर्स में हमारे ज्वाइन होना है, उसमें सब कुछ आपको मिलता रहेगा, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारे नंबर पर एसएमएस करना 9161 93 60 62 पर आप एसएमएस कीजिएगा। आप एसएमएस करेंगे क्या? अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो है भर देनी होगी। इसी 100 रुपये फीस में आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर के, मॉडल पेपर के, रिवीजन क्लास के सबकी जो भी पीडीएफ होंगी वो आपको मिलेगी। पीडीएफ आपके एमसीक्यूज वाले भी पीडीएफ मिलेंगे जो बनेंगे, मतलब कि जो जैसे चल रहा है तो ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे ही और भी पीडीएफ आपके पास मिलेंगे, रिवीजन क्लास के, मॉडल पेपर की पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेंगे। और लिखित के भी पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। केवल एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं, बल्कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उनकी, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी आपकी, नहीं 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी जो हो जाएगी। कितने रुपए में? केवल 100 रुपये फीस में आपकी हो जाएगी, बेहतर अंदाज में। परीक्षा में यही सबसे प्रश्न आएंगे, तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएं। और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका 4th सेमेस्टर में को करिकुलर में शामिल है, उसके लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपके जो ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न वो पूछा जाता है, तो वो भी तैयार कर दिया गया है, तो वो सब आप में आएंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहेगा, प्रिपेयर हो जाइए, चूँकि शुक्ला एचडी पॉइंट आपके लिए ला रहा है मात्र 100 रुपये में पूरा क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट का। जिनको भी जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए 4th सेमेस्टर में, इससे बेहतर चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो जिन जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा, तो फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाए बिना समय गवाए हुए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज और लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, डाउट सेशन वगैरह सब मिलेगा आपको। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, बाल अपराध के अंतर्गत सड़कों पर घूमना, भीख मांगना,
दुर्व्यवहार करना, घातक शैतानियाँ और अनियंत्रित व्यवहार करना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल अपराध के अंतर्गत जैसे सड़कों पर घूमना हो गया, भीख मांगना, दुर्व्यवहार करना, घातक शैतानियों और अनियंत्रित व्यवहार करना, ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रॉबिन्सन का, प्रोफेसर रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। रिमांड गृह में बाल अपराध के दोषी बच्चे को निम्नलिखित में से कब रखा जाता है? तो रिमांड गृह होता है जहां पर जो है बाल अपराधी को पहले दोषी बच्चे को जिस पर दोष लगाया जाता है उसको रखा जाता है ताकि वो सुधर जाए। ठीक है, तो ये कब रखा जाता है? तो रिमांड गृह में बाल अपराध के दोषी बच्चे को एक प्रकार से रखा जाता है अपराध की सुनवाई के दौरान, उसको रिमांड गृह में रखा जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर। शराब पीकर के सार्वजनिक स्थान पर जाकर के लड़ाई झगड़ा करना निम्नलिखित में से किस तरह का अपराध है? तो बहुत सारे लोग करते शराब पी करके पब्लिक प्लेस पर जाकर के लड़ाई झगड़ा करना, ये किस प्रकार का अपराध है? तो ये एक प्रकार से व्यवस्था के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत वसन अपराध का संबंध किससे है? श्वेत वसन अपराध जो होता है ये बेसिकली उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो बड़े धनी लोग होते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग धनी हो, चाहे कोई बड़े पद पर कोई अधिकारी हो या एक नेता मंत्री हो बड़े बड़े, तो इन्हीं के द्वारा सफ़ेदपोश अपराध होता है। ठीक है, सदरलैंड ने सारी बातें बताई हैं। श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाता है। यह कथन किसका है? तो बिल्कुल यह कथन जाहिर सी बात है किसका होगा? सदरलैंड का होगा, चूंकि सबसे पहले उन्होंने ही एक प्रकार से पुस्तक लिखी 1949 में। उस पुस्तक का नाम है व्हाइट कॉलर क्राइम, जिसको हिंदी में सफ़ेदपोश अपराध कहते हैं। यदि आप औसत के निकट हैं, यदि आप औसत के निकट हैं तो आप ठीक हैं, और यदि आप अत्यधिक दूर हैं तो आप ठीक नहीं हैं। यह विचलन की अवस्था है। यह कथन किसका है? औसत कौन सा औसत? सामाजिक नियमों के औसत की बात हो रही, सामाजिक रीति रिवाजों के औसत की बात हो रही। अगर उससे आप नज़दीक हैं, उसको फॉलो करते कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में, तब भी ठीक बात है। अगर नहीं फॉलो करते, जितना दूर जाएंगे उतना आप विचलित होते जाएंगे। यह विचलन की परिभाषा किसने दी है? तो विचलन की यह परिभाषा किसने दी भैया? विचलन की यह परिभाषा दी है किसने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विचलन की परिभाषा इसको दिया है किसने? सिम्पसन ने। ठीक है, सिम्पसन नाम के विद्वान ने दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन से, सामाजिक मानदंडों के प्रति गैर अनुरूपता ही विचलन है। सामाजिक जो मानदंड है, सोशल नॉर्म्स है, उनके प्रति हम गैर अनुरूपता यानी कि उसको नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, यही विचलन होता है। यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था थियोडोरसन, और थियोडोरसन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, परीक्षा में सफल होने के लिए नकल करना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो चीटिंग करते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है, नकल करते हैं, पर्ची वर्ची लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार का वो कौन सा अपराध है? वो संस्कारवाद है, या अति अनुकूलन है, या फिर नवाचार है, या प्रत्यावर्तन है? बताएं वो किस प्रकार का अपराध है? तो परीक्षा में सफल होने के लिए, पास होने के लिए नकल करना जो होता है ये नवाचार में शामिल होता है, नवाचार टाइप का अपराध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन नहीं है? इनमें से विचलन कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विचलन कौन सा नहीं है? देखिए, अनुकूलन कोई प्रकार का विचलन नहीं है, जबकि नवाचार भी विचलन है, प्रत्यावर्तन भी विचलन है, और संस्कारवाद भी विचलन ही है। 28 नंबर, धर्म परिवर्तन कर नया धर्म अपनाने वालों में कौन सा विचलन देखा जाता है? तो इसमें कौन सा विचलन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास, यानी कि जो धर्म को अपना छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, इस प्रकार का जो विचलन होता है इसको हम अति अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अति अनुकूलन कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 29 नंबर देखेंगे सभी लोग। प्रश्न बढ़िया है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें क्वेश्चन से, मुख्यतया विचलन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, विचलन के कितने प्रकार होते हैं सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो विचलन के मुख्यतया 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नशाखोरी, भिक्षावृत्ति तथा मानसिक असंतुलन किस प्रकार का विचलन है? तो नशाखोरी हो गया, भिक्षावृत्ति हो गया यानी भीख मांगना, और मानसिक तरीके से असंतुलित व्यक्ति जो होता है, इस प्रकार का जो विचलन होता है ये कौन सा विचलन है भैया? तो यह विचलन जो होता है ये होता है प्रत्यावर्तन टाइप का विचलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर, कानून के द्वारा वर्जित कार्य को अपराध कहते हैं, यानी कानून के द्वारा जो काम मना किया गया है वही अपराध होता है। यह किसका कथन है? तो इस कथन को किसने कहा है? कानून के द्वारा वर्जित कार्य ही अपराध है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो इलियट और मैरिल नाम के विद्वान ने इस कथन को कहा था। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हो, याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। इस पुस्तक को लिखा है एलेक्स इंकेलस नाम के विद्वान ने। समाजशास्त्र में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स, फिफ्थ, सब में आएगा। तो ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? एलेक्स इंकेलस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, डिविंसी। डिविंसी पुस्तक के लेखक कौन है बताएं? डिवियंसी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन, विचलन एक ऐसा व्यवहार है जो उस सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर व्यक्ति उस समय अभिमुख होता है और यह जानबूझ करके किया गया होता है। ठीक है, उल्लंघन जो करता है व्यक्ति, वो जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा और हम ये चीज गलत कर रहे हैं, तो वो जानता है लेकिन जानबूझ कर करता है। यह विचार विचलन को लेकर के किसने कहा? तो ऐसा विचार विचलन को लेकर के किसने कहा है? जॉनसन ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 35 नंबर, कौन सा विचलन का कारण नहीं है इनमें से? बताएं, कौन सा विचलन का कारण इनमें से नहीं है? तो इनमें से विचलन का कारण कौन सा नहीं है? देखें, अनुसूचित समाजीकरण। अगर समाजीकरण आपका अच्छे तरीके से नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अनुचित समाजीकरण होगा, ठीक है, भेदभाव होगा तो विचलन हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब ये कारण मतलब हो सकता है। लचीला कानून भी विचलन का कारण हो सकता है। सामाजिक नियंत्रण की कमी भी हो सकता है। अगर शिक्षित है समाज तो विचलन नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पर करेंगे, क्या पूछा गया? कौन सा विचलन का कारण नहीं है? तो शिक्षा विचलन का कारण नहीं, बाकी तीनों विचलन के कारणों में शामिल हो सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिमिनोलॉजी पुस्तक को लिखा है सदरलैंड नाम के विद्वान ने, ए ऑप्शन। कौन सी विचलन की विशेषता नहीं है इनमें से? देखिए, विचलन की विशेषता सामाजिक मानदंडों से दूरी विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण शुरू, मतलब कि शुरू, ये भी एक प्रकार से होता है। ठीक है, ये विचलन की विशेषताओं में शामिल है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर भी शामिल है। सामाजिकरण जो है विचलन की विशेषता नहीं है। क्लियर, ये विचलन की विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ही बी करेक्ट आंसर होगा। यही भी विचलन की विशेषताओं में नहीं शामिल है, बाकी तीनों शामिल है। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की श्रेणी में आता है इनमें से? राज्य की क्षति, निषिद्ध कार्य या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो ये सारे काम जो होते हैं ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसने कहा कि अपराध समाज विरोधी आचरण होता है? बताएं, किसने कहा था कि समाज जो होता है वो अपराध समाज विरोधी काम ही अपराध होता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। इसको कॉल मॉनहाइम ने कहा था। ये प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, और अब की बार आएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद करें जिन पर मैं फोकस करवा रहा हूँ। वैसे प्रश्न आपके सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम वीडियो को आप देखिएगा। क्लियर, चले 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लेमर्ट ने अपराध को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो लेमर्ट ने अपराध को 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वीनी और मतलब कि क्विनार्ड, किल्ली मतलब क्वीनी और क्विनार्ड ने अपराध को कितने वर्ग बताए हैं अपराध के? तो अपराध के लोगों ने 8 वर्ग बताए हैं। सदरलैंड और क्रेसी ने अपराध को कितने वर्गों में बांटा है? तो सदरलैंड और क्रेसी महोदय ने अपराध को 2 वर्गों में बांटा है, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटीज में आए हुए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, कौन सा अपराध लेमर्ट के द्वारा वर्गीकृत किया गया है? लेमर्ट ने कौन सा अपराध का वर्गीकृत किया है? तो नियोजित अपराध जो है उनका वर्गीकरण में शामिल है, नियोजित अपराध, बी ऑप्शन। हेज ने अपराध को कितने वर्गों में बांटा है? तो हेज ने अपराध को कितने वर्गों में बांटा भैया? 3 वर्गों में बांटा हेज ने अपराध को, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संपत्ति के विरुद्ध अपराध किसका वर्गीकरण है? संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होता है ये किसका वर्गीकरण में शामिल है? तो हेज के अंतर्गत शामिल है। हेज ने ये भी एक अपराध माना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से अपराध या निम्नलिखित अपराध में से कौन सा अपराध बोंजर के द्वारा वर्गीकृत है? तो बोंजर में कौन सा शामिल है? देखिए, राजनीतिक अपराध, यौन अपराध और आर्थिक अपराध, ये तीनों अपराध के प्रकार बताए इन्होंने, डी ऑप्शन। सामाजिक मानदंडों से विचलन को अपराध कहते हैं, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल, सामाजिक मानदंडों से अगर विचलित हो जाता है व्यक्ति तो वही अपराध है या वही विचलन है। ठीक है, ये किसने कहा? क्विलार्ड मतलब कि क्लिनार्ड ने कहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने या कितने प्राकृतिक आधार पर अपराधों का एक कैलेंडर तैयार किया गया था?
निम्नलिखित में से कितने प्राकृतिक आधार पर अपराधों का एक कैलेंडर तैयार किया गया था? लोकसान, ओडम, क्रोबर या नेडल? किसने प्राकृतिक आधार पर अपराधों का एक कैलेंडर तैयार किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसने किया था भैया? बोन्जर। किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल लोकासान ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि मानव द्वारा स्वयं स्वार्थपरक मनोवृत्ति का प्रदर्शन ही अपराध होता है? प्रोफेसर बोन्जर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत व्यसन अपराध है? इनमें से तस्करी, जालसाजी, घूसखोरी या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, श्वेत व्यसन अपराध में जैसे घूसखोरी, जालसाजी, तस्करी करना किसी बड़े सामान की, ये सब आपके श्वेत व्यसन अपराध है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है अपराधियों के लिए? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 12 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से प्राचीन विहीन बंदी गृह के संचालन का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर सरदार पटेल? तो संपूर्णानंद जी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है। तो सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लिनार्ड ने लिखा है। और ये पुस्तक 1957 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। क्लिनार्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर, लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को कितने वर्गों में बांटा भैया? 4 वर्गों में बांटा। क्राइम, जस्टिस एंड कल्चर पुस्तक के लेखक, बड़ी फेमस पुस्तक है। क्राइम, जस्टिस एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन से, ध्यान रखेंगे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट करके बताएं। सोसाइटी इन क्रिमिनल पुस्तक किसने लिखी है? और ये पुस्तक बताएं। क्राइम, जस्टिस एंड कल्चरल करप्शन, सॉरी, क्राइम, जस्टिस एंड करप्शन पुस्तक के लेखक, क्राइम, जस्टिस एंड करप्शन जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक को लिखा है किसने? पी टप्पन ने, पी टप्पन नाम के विद्वान ने लिखा है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम इन इंडिया पुस्तक के लेखक, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हैकरवाल नाम के विद्वान, उन्होंने लिखा इस पुस्तक को। किसने लिखा भैया? हैकरवाल ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम, बताएं। कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट, दंड, क्राइम पुस्तक, मतलब एंड क्राइम पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम पुस्तक को किसने लिखा है? टी सेलिन नाम के विद्वान ने लिखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का कारक नहीं है? अपराध का कारक क्या नहीं है, बताएं। देखिए, कानून कोई अपराध का कारण नहीं, बाकी लिंग यानी महिला पुरुष के हिसाब से कानून अपराध हो सकते हैं, आयु के हिसाब से, शारीरिक दोष की वजह से अपराध व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कानून की वजह से कोई नहीं करता। संगठित अपराधी की अवधारणा किसने दी है? संगठित अपराधी की अवधारणा किसने दी है? क्लिनार्ड ने दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का प्रमुख कारक है? देखिए, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक, इनमें से तीनों कारक मेरे हिसाब से जबरदस्त हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तीनों कारक जो हैं अपराध के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। आर्थिक व्यवस्था अपराधों को जन्म देती है, आर्थिक व्यवस्था ही अपराधों को जन्म देती है। यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था बागर महोदय ने, बोंगर या बांगर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बोंगर महोदय ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध, मतलब निम्नलिखित में कौन सा अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक से संबंधित है? तो इनमें से मनोवैज्ञानिक कारक जो संबंधित है अपराध से, वो है भैया सामवेगिक अस्थिरता। ठीक है, अपराध एक कानून के विरुद्ध
किया जाने वाला एक कार्य है जो जनसाधारण के विरुद्ध किया जाता है, जनता को इससे हानि होती है, इसे करने वाला व्यक्ति सजा का अधिकारी होता है। यह कथन अपराध को लेकर के किसने दिया? ये बात कही थी किसने? हाल सबरी ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। प्रश्न, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया पुस्तक है। तो सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? एस चंद्रा यानी सुशील चंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा। किसने लिखा है? सुशील चंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा। बड़े फेमस विद्वान हैं ये। प्रश्न 2-3 बार आए हो परीक्षा में। अंग्रेजी भाषा का क्राइम शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो जो क्राइम शब्द है बेसिकली ये किस भाषा के शब्द से बना हुआ है भाई? तो क्राइम शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये एक प्रकार से जो है क्रीमेन शब्द से बना, क्रीमेन। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत संबंधित कौन से हैं? बैकेरिया जो है अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से रिलेटेड है, पिछली बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अपराधी जैसा अपराध करे उसे वैसा ही दंड देना चाहिए, इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अपराधी जैसा अपराध करे उसे वैसा ही दंड देना चाहिए, इस कथन के संबंध में मतलब कि किस सिद्धांत में आता है? ये प्रतिशोध का सिद्धांत, विरोध का, आक्रामकता का, या फिर घृणा का सिद्धांत? किस सिद्धांत में ऐसा होता है? तो अपराधी जैसा अपराध करे उसे वैसा ही दंड देना चाहिए, ये बात प्रतिशोध के सिद्धांत में शामिल है। भारतीय जेल सुधार समिति, भारतीय जेल सुधार समिति, प्रश्न क्या पूछा गया? भारतीय जेल सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय जेल सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बिल्कुल राइट आंसर आपका है 1920, ठीक है, या 1920 मतलब 1920 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1919 या 20 के आसपास। क्लियर, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष परिवीक्षा अधिनियम पारित हुआ? भारत में किस वर्ष परिवीक्षा अधिनियम पारित हुआ? बताएं, भारत में किस वर्ष परिवीक्षा अधिनियम पारित हुआ? 1958, 1948, 1945, 1955? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परिवीक्षा अधिनियम भारत में पूछा जा रहा है। तो भारत में परिवीक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था भैया 1958 में। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्राचीन विहीन बंदरगाहों की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन विहीन बंदी गृहों, बंदरगाहों बोल दिया मैंने, बंदी गृहों, बंदी गृह मैंने कि जिसमें बंदी रहते हैं या कैदी लोग रहते हैं। तो प्राचीन विहीन बंदी गृहों की स्थापना जो की गई थी 1952 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टप्पन के अनुसार बाल अपराधी कितने प्रकार के होते हैं? तो टप्पन ने बाल अपराधियों को जो है 5 प्रकार में बांटा है, 5 टाइप के होते हैं ऐसा कहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अपराध के भौगोलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अपराध के भौगोलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं, अपराध के भौगोलिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, किसने किया था भैया? बिल्कुल क्वेटलेट ने किया था। सी ऑप्शन। शारीरिक दोष अपराध का कौन सा कारक है? शारीरिक दोष जो है एक प्रकार का कैसा कारक है? जैविक कारक है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? बताएं, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया क्वेश्चन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना जो की गई 1986 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ओ 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने 16 से 18 वर्ष की आयु से कम के सभी अपराधी को बाल अपराधी कहा? यानी 16 से 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको बाल अपराधी किसने कहा? सदरलैंड ने कहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
किसने कहा कि अपराध गलत या बुरी संगति का परिणाम है? अपराध गलत या बुरी संगति का परिणाम है, इसको भी सदरलैंड ने ही कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाल अपराधी की आयु निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है उपयुक्त? तो बाल अपराधी की जो आयु होती है ये 18 से कम साल के जो बच्चे होते हैं वही होते हैं बाल अपराधी। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष बाल अपराध न्याय मतलब कि न्यायालय को स्थापित किया गया? तो भारत में जो बाल अपराध न्यायालय जो स्थापित किया गया पहली बार, वो स्थापित किया गया था 1922 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 79 नंबर प्रश्न यानी 79 नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान ने अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा दी? तो अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा दी है, किसने दिया है? क्लोवर्ड और ओहिन ने। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस आयु वर्ग के बाल अपराध मतलब कि बाल अपराधी कहलाते हैं? किस आयु वर्ग के बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? तो 18 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वह बेसिकली बाल अपराधी कहलाते हैं, 18 साल से कम आयु के बच्चे। ठीक है, आयु वर्ग पूछा गया है ना। हाँ, तो 18 साल से कम आयु के बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर लगा सकते हैं। किसने अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया? बहुकारकवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है भैया अपराध का? तो किसने किया है? एस बर्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न संपर्क या विभेदक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विभिन्न संपर्क या विभेदक का सिद्धांत जो है ये सदरलैंड ने प्रतिपादित किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अपराध है? इनमें से देखिए, गैर कानूनी व्यवहार, विचलन व्यवहार, मानदंडों के विरुद्ध व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार। कौन सा व्यवहार अपराध कहा जाएगा इनमें से? चारों में से बताएं कौन सा व्यवहार अपराध कहा जाएगा? तो गैर कानूनी अपराध जो होगा वो व्यवहार मतलब गैर कानूनी व्यवहार यानी कानून के नजरिए से आपका एक प्रकार से गलत काम आप कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो वो अपराध होगा। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? बड़ा फेमस क्वेश्चन से हमेशा से प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, बिल्कुल आर के मार्टन ने दिया है। अगला सत्ता की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। सत्ता की अवधारणा आपसे पूछे तो सत्ता की अवधारणा किसने दी है? ये मैक्स वेबर ने दी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछे कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? तो दुर्खीम ने दिया है। ठीक है, आत्महत्या की बात और समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, दुर्खीम ने कहा। ठीक है, आत्महत्या के जो है बारे में बड़ा रिसर्च किया है दुर्खीम ने। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक मतलब कि लेख इन्होंने ही लिखा था 1848 के आसपास। इसके अलावा आप देखें कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया। तो बड़े विद्वान आदमी थे, इन्होंने ही कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ही था वो। ठीक है, आगे देखें, ब्रोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। ब्रोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल ए आर ब्राइस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राइस, ए आर ब्राइस। किशोर अपराधी किस आयु के वर्ग में शामिल हैं? किशोर अपराधी 16 साल से लेकर के 21 साल के जो बच्चे होते हैं वो एक प्रकार से किशोर अपराधियों में शामिल होते हैं। आगे देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न आ चुका है कि बाल अपराधी एक निर्धारित आयु से कम का वह व्यक्ति है जो समाज के विरुद्ध कार्य करने का दोषी है और जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ना है। यह कथन किसने दिया था? इस कथन को किसने कहा था? न्यूमियर नाम के विद्वान ने कहा था कि बाल अपराधी एक निर्धारित आयु से कम का वह व्यक्ति होता है, यानी 18 साल से कम का व्यक्ति। एक निर्धारित आयु क्या है? 18 वर्ष निर्धारित आयु, उससे कम का व्यक्ति जो समाज के विरुद्ध काम मतलब करने का दोषी होता है, जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ना होता है, वही चीज़ एक प्रकार से बाल अपराधी होता है। तो न्यूमियर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा वसन विहीन अवधारणा संबंधित है? वसन विहीन, वसन माने कपड़ा, विहीन माने नहीं होना। वसन विहीन अवधारणा संबंधित है। तो डी टॉफ्ट जो है ये एक प्रकार से वसन विहीन अवधारणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से किसने श्वेत वसन अपराध को सामाजिक और वैधानिक अपराध कहा? सामाजिक और वैधानिक अपराध किसने कहा? जे हाल ने कहा। किसको? श्वेत वसन अपराध को या सफेद पोष अपराध को इन्होंने जे हाल नाम के विद्वान ने सामाजिक या वैधानिक अपराध की संज्ञा भी दे दी।
अगला क्वेश्चन, बाल अधिनियम भारतवर्ष में कब लागू हुआ? बाल अधिनियम भारतवर्ष में कब लागू हुआ? तो बाल अधिनियम भारतवर्ष में लागू हुआ 1960 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। श्वेत वसन की अवधारणा किस वर्ष विचलित मतलब की प्रचलित हुई थी? बताएं, श्वेत वसन की अवधारणा किस वर्ष प्रचलित हुई थी? श्वेत वसन की अवधारणा बताने का प्रयास करेंगे। श्वेत वसन की अवधारणा किस वर्ष जो है प्रचलित हुई थी? तो ये अवधारणा जो है 1939 में आई। सी ऑप्शन। रीडिंग इन क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? रीडिंग इन क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? डी ड्रेसलर नाम के विद्वान ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 93 नंबर प्रश्न, किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बाल कल्याण समिति का गठन अधिकार किसके पास है? बताएं। तो किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 जो आया था, वो जो बाल कल्याण समिति है उसका गठन का अधिकार किसके पास है? तो ये है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत वसन अपराध का क्या कारण है? श्वेत वसन अपराध लोग क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण भौतिकता होता है, क्योंकि लोगों को और से अधिक धन कमाना होता है। भौतिकता जो इस समय चकाचौंध भरी दुनिया, इसी में सब और बढ़ा। जैसे किसी के पास अगर मारुति की गाड़ी है तो वो फार्चूनर लाना चाह रहा है, किसी के पास फार्चूनर है तो वो और बड़ी गाड़ी उसे लाना चाह रहा है। ठीक है। कौन अपराध को दिखाने वाली संस्कृति का परिणाम मानता है? तो अपराध को दिखाने वाली संस्कृति का परिणाम कौन मानता है? तो अपराध को दिखाने वाली संस्कृति का परिणाम मानते हैं टाफ्ट नाम के विद्वान। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, अपराधों को रोकने के उपाय कौन है? अपराधों को रोकने के लिए शिक्षा जरूरी है, जनसंख्या पर कंट्रोल करें और उचित मार्गदर्शन दें बच्चों को। डी ऑप्शन, ये सभी काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रोस्टल स्कूल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले ब्रोस्टल स्कूल की स्थापना मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको बता दूं कि समाजशास्त्र का यूनिट नंबर 2 का भी जो है वीडियोस आपके समक्ष 1-2 दिनों में जल्द ही आपका आ जाएगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, इसके भी लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 2 का। यहाँ पर आप देखेंगे इकाई संख्या 2 लिखी होगी, ये इकाई संख्या 2 ऐसे ही थंबनेल आपको मिलेगा, बाकी पूरा चीज़ वही लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, मिलेंगे फिर हम सेकंड यूनिट की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और एक बात और, अगर इन सभी का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, हमारे साथ आपको जुड़ना है, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव में आप बढ़िया नंबर प्राप्त कर लें और परीक्षा के दौरान आपको देखना ना पड़े, आप पीडीएफ से ही पढ़ करके चले जाएँ। ठीक है, तो ये सब आपके लिए व्यवस्था क्या कर दी जाएगी, लिखित की ऑब्जेक्टिव की सभी की पीडीएफ मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो 9161936062 में आपको जुड़ना है। ठीक है, 9161936062 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके आपको तुरंत भेज देने हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, चूँकि सभी में यही सिलेबस शामिल है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में उसको आपको चेक किया जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट उसका भेजेंगे, तुरंत आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं फीस। ठीक है, उसके बाद में आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी, लिखित टाइप का भी, सभी टाइप की मैं तैयारी करवाता हूं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सब्जेक्ट की तैयारी, यानी यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं मिलके आपके तीनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, माइनर होगा तो माइनर की भी, और को करिकुलर तो होता ही आपके अधिकतर विश्वविद्यालय में, डीडीयू को छोड़ दे तो उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र इसी 100 रुपये में। इन पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। क्लास भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन होंगे तो बहुत ही फायदा आपका होगा। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे केवल 100 रुपये में, और आप नंबर अच्छा बना पाएँ, इस वजह से ये सारी चीज़ें कही गई हैं। आपका नंबर इसलिए ज़्यादा आएगा चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर परीक्षा हो रही है तो किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। आपको बस क्वेश्चंस को याद करके जाना है और क्वेश्चंस को टिक लगा देना अच्छे से, बस। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको उतना नंबर मिलेगा जितना आपने सही किया है। लेकिन लिखित में क्या होता है, लिखित में आपको नंबर कम मिल सकता है, क्योंकि आप कितना भी लिखेंगे लेकिन नंबर वो जितना सेट होता है उतना ही आपको मिलता है। 60% या 70% से ऊपर आपका नंबर नहीं जाएगा लिखित में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप नंबर अच्छा लाने के लिए आप हमारे से जुड़ें और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, तो फटाफट से एसएमएस करें और हमारे से जुड़ जाएं। धन्यवाद।
और इसी प्रकार से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आगे चल करके आप 5th सेमेस्टर के लिए जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो उसमें कुछ रियायत आपके लिए बढ़ती जाएगी। केवल 100 रुपये में इतना व्यवस्था दी जा रही, तो आपको कहीं पर घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा सोचने-वोचने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से एसएमएस करो, किसी दूसरे से सेंड करवा दो। 100 रुपये तो आप किसी मार्केट में जब तुरंत बैठते हैं, खत्म हो जाता है तुरंत। ठीक है? तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, आपका ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।